हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज़ पीके शर्मा। दोस्तों, मैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जीके की प्रैक्टिस सेट को लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चलेगा, इस प्रैक्टिस सेट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। यानी हर प्रैक्टिस जो सेट होगी उसमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, हमारा जो पहला सेट है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें पॉलिटी के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं लगभग डाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये उद्घाटन अधिवेशन की बात कर रहा है दोस्तों, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, न कि अस्थाई की बात कर रहा है। अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करता तो वो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते, लेकिन ये उद्घाटन यानी कि चाहे उद्घाटन अधिवेशन की बात करें या अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना दोस्तों, ये पूछ रहा अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष जो बनाए गए थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर इसीलिए हाईलाइट किए गए हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारा आपका ध्यान आंसर पे चला जाए। क्योंकि अगर ये चारों ऑप्शन में से हाईलाइट नहीं किया जाता कौन सा आंसर सही है तो सब पे ध्यान जाता और आपको याद करने में दिक्कत होती। और इससे सीधे जब आंसर पे आपका ध्यान चला जाता है तो ये ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट है और सब किसी न किसी एग्जाम में 3-3 4-4 बार आ चुके हैं। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये जो प्रारूप समिति गठित की गई थी दोस्तों, इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य थे। याद रखिएगा कि अध्यक्ष सहित 7 सदस्य। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या थी, तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, ये पूछ रहा है लागू होने की बात कर रहा है, न कि संविधान के अंगीकार होने की बात कर रहा है। ये दोनों शब्द में अंतर होता है। अगर लागू होने की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन अंगीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा कि अंगीकार होने का मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 से कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे वो लागू हो गए थे, बाकी और प्रावधान लागू नहीं हुए थे। सभी संविधान के जितने प्रावधान हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950, अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका सही आंसर है 1950। 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, तभी से भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अब देखिए क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि कब लागू किया गया,
और अब यहाँ पे पूछ रहा अंगीकार किया गया। अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और यही अगर पूछा है पहले कि कब लागू किया गया तो 26 नवंबर 1950 को। तो दोस्तों ये अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? वैध प्रभुसत्ता जो हमारे वहाँ है वो संविधान में निहित है, इसीलिए संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है सभी संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? प्रेरित है मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो शामिल किए गए हैं वे किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और इम्पॉर्टेंट है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके यूपी कांस्टेबल में एक अलग तरह के क्वेश्चन फॉर्मेटिंग की जा रही है। क्वेश्चन को लेंदी बनाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है एकदम पहले से ही छोटे मतलब छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेंदी बना के दिया जा रहा है। तो इसमें की पॉइंट क्या है उस क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब ये केवल सिंपल सी पूछ सकते थे कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के में जो शामिल है वो किस देश से लिया गया, लेकिन इसको अलग तरीके से उन्होंने घुमा करके पूछ लिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। मौलिक अधिकार जो है अनुसरण जो किया गया हमारे वहाँ अमेरिका से, यानी मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। इसलिए क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते वक्त घबराना मत, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ा दे रहे हैं, शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर कर दे रहे हैं, बस वो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान यानी कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और जो विश्व में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है वो अमेरिका के संविधान में है। एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली विश्व में किस देश में लागू है? वो अमेरिका में लागू है। और ब्रिटेन में जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू है वही अध्यक्षीय शासन प्रणाली हमारे देश में भारत में लागू है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो आपको पता है कि भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। ऐसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा भाग 4 जो होता है ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होता है। भाग ये जो है ये संघ और राज्यों से संबंधित होते हैं। भाग 2 जो है ये आपके नागरिकता से संबंधित है। ये अलग फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का भाग 8। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन भी है। बाकी भाग तो आप लोग याद रखते हैं लेकिन भाग 8 ज़्यादातर लोग याद नहीं करते हैं। तो भाग 8 जो दिया गया है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई जिससे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो वर्तमान में कितनी है? 12। जब मूल संविधान आया था तो उसमें कितनी थी? 8 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची है, उसमें विभिन्न राज्य जो हैं
राज्यसभा में जो उनका प्रतिनिधित्व है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, इस बात का उल्लेख किया गया है संविधान के 4वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल से संबंधित जो हमारी अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची है। इसमें दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, खासकर 9वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में ही वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और यही भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ये कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 अ जोड़ा गया था, 51 ए या 51 अ जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन है? संविधान में अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है। तो धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। और इसमें एक फैक्ट और है कि अनुच्छेद 111 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 111 में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों यही क्वेश्चन अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, सेम यही अनुच्छेद 111 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो महाभियोग का जो प्रावधान चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा? इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं वो अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कई फैक्ट हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये जान लीजिए कि चाहे राष्ट्रीय आपात हो, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो और वित्तीय आपात हो, ये जितनी भी घोषणाएं होती हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो होती है अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। और राष्ट्रपति शासन जो होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसे कहा जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत करते हैं। और वित्तीय आपात की जो घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। और ये अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें जितने फैक्ट हैं ये याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारे पॉलिटी का सेशन। इतने क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताए। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों अगले आपके आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलती रहे। और दोस्तों अगर ये वीडियोज़ आप बार बार देख लेते हैं तो आपको पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट में आपके जो भी यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है सारे क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारी साइंस की स्पेशल सीरीज जो चल रही है उसके वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, वो भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।